हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशन अपडेट चैनल में। कक्षा 10वीं का मैथ्स का पेपर आने वाला है। ऑब्जेक्टिव इस बार 32 नंबर के आने वाले हैं, तो बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं चैप्टर 1 पे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखूँ उससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहूँ, ताकि किसी भी तरह से घुमा फिरा कर यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर लिख पाएं। तो यहाँ वास्तविक संख्याएं हम देखें तो यहाँ फर्स्ट जो चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहली जो प्रमेय है वो वन वर्ड में लिखने के लिए आ सकती है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी पर b से छोटी होगी। वही यूक्लिड डिवीजन लेमा आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन b। एक और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण हम देखें यहाँ, जैसे दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लें, तो ये बच्चा 7 गुणा 11 धन 1, तो 13 और ये गुणे में जाएगा 7 और 11 का गुणा करेंगे 77 धन 1, तो 13 गुणा ये हो गया 78। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या के साथ एक भाज्य संख्या, इसका भी आप गुणा कर सकते हैं। मैथ्स आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे भी। तो और 4 और 5 का जो एचसीएफ है, कभी भी किसी दो नंबर का एचसीएफ 0 नहीं होता है। तो 4 और 5 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि दो नंबर में कॉमन फैक्टर को हम बोलते हैं। 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 होगा, वहीं 5 का करेंगे तो 5 गुणा 1, 1 तो सब में रहता ही है, आपको लिखना ही है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। और कोई नंबर रहते हैं जिनका एचसीएफ आता है तो वो आपको लिखना है। यहाँ पर a इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर क्यू और b इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर का एचसीएफ पूछा है। तो हम यहाँ पे देखें कि a इज इक्वल टू जो है वो पी क्यू स्क्वायर, तो q को हम 2 बार लिख लें, वो b दिया है पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ q को हम 2 बार लिख लें। ऊपर p 2 बार है, माफ कीजिएगा, यहाँ p 2 बार है। तो यहाँ पर देखें एक p और एक क्या आ रहा है आपका, q आ रहा है। तो जो एचसीएफ होगा दोनों का वो कितना आएगा हमारे पास, पी क्यू। फिर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैथ्स भी दे सकते हैं, कुछ एक नंबर दे देंगे उनका, या तो दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया तो आपसे, और एलसीएम दे दिया तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछ लेंगे, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिए तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट में आएगी वो सब इरेशनल होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह निकालेंगे, ये सबको आते ही होंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए। पर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात है, 5 और 7 के ऊपर 1 1 की घात है, तो यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या है, तो 2 की घात हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 है। इसी तरह 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो ये आप कर सकते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके तहत कर सकते हैं, या 6 और 20 का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को आता ही होगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया, ये 60। फिर किसी पूर्णांक q के लिए सम पूर्णांक 2q होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1। जो सम पूर्णांक है वो हमेशा किस टाइप में होंगे, 2q 2q प्लस 2 2q प्लस 3, वो 2q प्लस 6, इस टाइप में। विषम पूर्णांक होंगे 2q प्लस 1, ये 2q प्लस 3, इस टाइप में जो होंगे विषम पूर्णांक होंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड चैप्टर पे आए, बहुपद। मैंने 1 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे सब यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आगे आप लोग अपनी बुक में और प्रश्न बैंक इनके तो कर ही लेंगे सब, और परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन जो भी आपके पास है
बहुपद में रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है समीकरण का वो ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। द्विघात बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के ग्राफ का आकार यदि आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे की तरफ बनता है, जिसको वक्रों का परवलय होता है, परवलय की तरह ये बनता है। आप इसमें शून्यकों की संख्या आपको बताना है। y इजिकल टू एफ एक्स की कंडीशन है, जहाँ x अक्ष पर ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन से एक आता है। तो ये x अक्ष है आपका, तो यहाँ पर कोई भी जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ ऊपर से लाइन जा रही है y एक्सिस से, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी, मतलब कोई शून्य नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये x अक्ष है, तो यहाँ पर 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो 1, यहाँ पर भी कोई शून्यक नहीं है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ भी 0 रहेगी। यहाँ पे हम देखें तो 1 2 एंड 3, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर जो है वो 3 रहेगी। रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जीरोस, जो सम ऑफ जीरो से उसका फार्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, शून्यकों का योग। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सी अपॉन ए होता है। पर इसको थोड़ा सा स्टूडेंट घुमा देते हैं। द्विघात समीकरण इस तरह दे दिया कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग, तो हमारे पास फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे b माइनस 1 और ऑलरेडी फार्मूले में माइनस बी अपॉन ए होता है। फिर द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के शून्यकों का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो होता है जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फार्मूला c अपॉन ए होता है, और यहाँ c की जगह क्या लिख दिया है, b लिख दिया है, तो आंसर आएगा b अपॉन ए। ये घुमा देते हैं इस टाइप में एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक होंगे, तो 3 कामा माइनस 3 आपको पता ही है किस तरह करना है, ये सीधे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजिकल टू 0 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9 या एक्स इजिकल टू रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती है, तो प्लस 3 और कामा माइनस 3। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक रूट 3 कामा माइनस रूट 3 होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग माइनस 3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। यदि आपको मैथ्स दिया है तो प्रॉपर करना है, पर ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक इसमें बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप ये वाला फार्मूला याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अभी इस फार्मूले में आप डायरेक्ट जो है वो वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ देख सकते हैं, तो ये माइनस 3 रख दिया, बाहर एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से शून्यकों का गुणनफल, और वो हमारे पास दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रख दें, तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये डायरेक्ट वर्ग समीकरण इससे आ जाता है। हमको गुणनखंड करने और पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर ले लें, जैसे शून्यकों का योगफल मान लो उनने दिया है 1 दिया और गुणनफल दिया है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 1x और प्लस यहाँ पे 2, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फिर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब इस टाइप के भी सवाल आते हैं स्टूडेंट, तो आपको कोई इसको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं, जो भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर रख लीजिए। जिस भी ऑप्शन को रखने पर आंसर 0 आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और बहुत कम समय भी आपको लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, और 4 में से कोई एक ही सही सवाल होगा जिसकी दोनों वैल्यू रखने पे यहाँ पे 0 आएगा। मान लो हम डी वाला चेक करें कि 2 रखते हैं, तो यहाँ देखो x की जगह यदि 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग यहाँ पे हो गया 4, और 7 दूनी 14, देन 10, तो ये हम देख रहे हैं 18 और ये 28 हो गया, जो कि शून्य नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। 3 0 रखते हैं x की जगह, यदि 3 पहला वाला नंबर ही रख के देख लें, दोनों जो होगा वो एक यदि सही है तो दूसरा भी करेक्ट होगा, तो 3 रखें, 3 का वर्ग 9, 7 3 21 धन 10, यहाँ भी 0 नहीं हो रहा है,
तो इस तरह ये भी आंसर आपका गलत हुआ। फिर पहला वाला रख के देखें -2 का स्क्वायर यहाँ पे +4, फिर -2 7 दूनी ऋण 14 धन 10। तो आप देखेंगे ऋण 10 धन 10 आ गया, मतलब 0 आ गया। तो जिस वैल्यू को रखने पे आंसर 0 आए वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -2, -5। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रेखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जिसपे 1 की घात होती है वो रेखिक, 2 की द्विघात और 3 की त्रिघात। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, और रेखिक के तो 1 ही शून्यक होंगे। तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले पार्ट हैं इसमें। और किस कंडीशन में, जहाँ पर समीकरण हमको ये दिया हो a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इजिकल टू 0। तो यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा केवल एक हल। और यदि ग्राफ की कंडीशन में देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी, तब जाके एक ही हल होना है। और इसका संगत समीकरण युग्म भी होता है, कंसिस्टेंट भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। इस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखिएगा। तीनों यदि इक्वल होते हैं अनुपात तो अनंत अनेक हल होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। संगत समीकरण युग्म होता है, संपाती रेखाएं होती है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक दोनों रेखाएं जो, इसलिए बहुत सारे हल इसके होंगे। तीसरी कंडीशन है कि 2 इक्वल हैं पर तीसरा इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। असंगत समीकरण युग्म होता है, इनकंसिस्टेंट, इस कंडीशन में वो पैरेलल लाइंस होती है, समांतर रेखाएं निकल जाएंगी तो कोई हल होगा ही नहीं आपके पास। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक हल मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन में। तो इनमें से तो एक 100% आना है। फिर इस टाइप में पूछ सकते हैं कि x - 2y 0 दिया है, 3x + 4 - 20 इजिकल टू 0 दिए हैं, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे x की जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 इक्वल, यहाँ -2 है, यहाँ पर 4 है। तो कैंसिल भी करेंगे, -1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, जो कि हमने देखा कि यदि दोनों बराबर नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेदी होता है। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का योग 40 है तथा इनका अंतर 20 है, तो संख्याएं होंगी। इस कंडीशन में भी आपको पूरे मैथ्स को करके नहीं देखना है, वहाँ पे काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और मिस्टेक भी हो सकती है। आपको इन्हीं संख्याओं से ही उत्तर निकालना है। तो दो संख्याओं का योग 40 है, तो यहाँ देखें 20 और 20 भी 40 होता है, 30 और 10 भी 40 है, 40 और 0 भी 40 होगा, 0 और 40 का योग भी करोगे तो 40 होगा। तो ऐसे तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, पर आपको सेकेंड कंडीशंस को भी फॉलो करना है कि उनका अंतर 20 आ रहा है या नहीं। तो आप तुरंत देख सकते हैं 20 और 20 40 होता है, पर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो शून्य आ जाएगा, तो ये तो हमारा है ही नहीं। यहाँ देखें 40 हो धन 0 40 होगा, पर 40 में से 0 घटाओगे तो 20 नहीं आना, ये भी कैंसिल। इसके बाद 0 और 40 को जोड़ोगे 40 आएगा, पर दोनों को घटाओगे तो 20 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। 30 और 10 40 होता है, 30 में से 10 घटाओगे तो 20 आएगा। फिर समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 में x और y का मान क्या है। यहाँ भी आप यही ट्रिक लगाएंगे, x और y दोनों की जगह ये वैल्यूज रख के देखें। जैसे 7 रखेंगे, 7 7 14 तो हो गया, पर 7 - 7 4 नहीं होगा, तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पर देखें ये भी गलत हो जाएगा। 9 और 5 रखते हैं, 9 और 5 14 और 9 - 5 4 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। फिर इसके बाद दो अंकों की संख्या में यदि दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक x है तो संख्या होगी 10x + y 10y + x 10x + 10y या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है जो मूल संख्या उसका सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 गुणा दहाई का अंक आप यहाँ पे देखेंगे तो दहाई का अंक कितना है, y है, और इकाई का अंक x है, तो यहाँ पर दहाई का अंक y + x। तो जो आपका आंसर होगा वो यहाँ पर होगा बी वाला, 10y + x। यदि x + 2y = 3 तथा y = 1 है तब x का मान होगा। तो x का मान कितना होगा, यहाँ पर y का मान यदि 1 रखते हैं तो ये पक्षांतर करेंगे, 3 - 2, तो 3 - 2 जो है वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा। चौथे चैप्टर पे चलते हैं, द्विघात समीकरण।
और इसका व्यापक रूप पूछा जाता है तो व्यापक जो समीकरण है द्विघात समीकरण का वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 5 है। और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं एक्स का गुणांक कितना है, तो -2 रहेगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो यहाँ पे 2 होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। समीकरण की द्विघात की हमेशा 2 होती है। निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकती। द्विघात वो है जिसमें 2 की घात आए, डिग्री जो है वो 2 की रहे हाईएस्ट डिग्री, तो ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों में चेक करना है तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसको आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यदि एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है तो ये रहेगा और ये नहीं आएगा, तो आंसर ये रहेगा। या आपने बुक में किए हैं सभी। हाँ, जो सूत्र ज्ञात करना है वो ये सूत्र होता है, इसको याद रखना आपको। बाकी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी एक प्रश्न बनना है। जो विविक्तिकर आप निकालेंगे वो यदि 0 से ग्रेटर देन होता है तो मूल वास्तविक होंगे, रियल रूट्स आर रियल, इक्वल 0 है तो इक्वल रूट्स या समान मूल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, या आप इसको डी लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। तो कोई वास्तविक मूल नहीं या नो रियल रूट होगा। फिर किसी समीकरण को देके उसका विविक्ति कर पूछ सकते हैं, तो आपको फार्मूला मालूम ही है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए इसकी डायरेक्ट। जैसे यहाँ बी है -4 तो -4 स्क्वायर -4 a कितना है 2c3, ये 16 -24 -8, ये वाला आपका आंसर इसमें रहेगा। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र है तो वो आपको मालूम ही है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। 5वें चैप्टर पे चलते हैं, समांतर श्रेणियाँ और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं। एपी 10, 7, 4 का 10वां पद निकालना है, तो डायरेक्ट हम 10वां पद कैसे निकालेंगे आपको मालूम ही है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो यहाँ पहला पद देखें, a कितना है 10 है, 9, कॉमन डिफरेंस d निकालें, 7 - 10 -3, तो ये हो गया 10 - 27 -17, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। इसके बाद सारवंतर यहाँ पे पूछा है 3/2, जो कॉमन डिफरेंस है वो, तो इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, उसके बाद ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं। एलसीएम 2 आया, ऊपर -2, तो ये आंसर आ गया -1, तो यहाँ पर आंसर रहेगा -1। तो यहाँ व्यापक रूप आपके पास ये वाला फार्मूला है इसका, a प्लस n-1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखिएगा कि धनात्मक, ऋणात्मक भी आ सकता है सारवंतर, या शून्य भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती है। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करिए, तो आप 30वां पद कैसे निकालेंगे, 830 इज इक्वल टू a प्लस 29d, और डी इसमें आप वही -3 है रखेंगे, पहला पद 10वां रखेंगे, तो आंसर इसका -77 आ जाएगा। एपी का व्यापक रूप ये भी होता है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यदि सत्य असत्य में आता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा 5वां चैप्टर स्टूडेंट्स। काफ़ी कुछ कलेक्शन मैंने कर लिया है, ये आप लोग अच्छे से देख जाइएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर है जिस चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव के, वो है त्रिकोणमिति और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, और इसमें 3 सर्वसमी का हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके पक्षांतर से फिर ये और सूत्र बनते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, और ये तीनों आइडेंटिटी से आप ये देख सकते हैं। यहाँ भी ये भी कई बार पूछा गया, इस पे रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही आना है। तो करना है, यहाँ थीटा की जगह 25 डिग्री भी दोनों तरफ रख दिया तो भी आंसर 1 आना है। 10 इंटू कॉट थीटा 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस सेक 1, यहाँ 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 ही होती है। 1 + 1 ऊपर 0 आएगा, 0/2, तो ये आंसर क्या रहेगा 0। या 90 - थीटा के फार्मूले भी आप लोगों को देखना है, कॉस थीटा कॉस 90 - थीटा साइन 10, ये सब बुक में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक 1/साइन 10, साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, और कुछ इस टाइप में भी दे देते हैं, कॉट 59/10 31, तो कॉट 59 को आप लिख सकते हो 90 - 31/10 31 डिग्री।
ये cot 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है कि tan थीटा होता है, तो tan 31 अपॉन tan 31 दोनों कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। इसके बाद जो वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो ये टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें से पूछ सकते हैं कोई सी भी वैल्यू। आप लोगों को ट्रिक मैंने पहले भी बता दी है चैनल पर, और यदि आप नए आए हैं तो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल काउंटिंग लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए यदि आपको याद नहीं है एक भी वैल्यू तो, और सबके रूट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0/4 0 आ गया, ये √1 की वैल्यू 1, √4 की 2 होती है, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हुआ तो 1/√2, √3 √4 की वैल्यू 2 होती है और ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो साइन की वैल्यू जो है वो इस तरह निकल गई, और इसके बाद फिर आप यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, 1 फिर √3/2 1/√2, ये 1/2 यहाँ आया। 0 10 का फार्मूला भी हमने देखा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर इससे आप रिपीट कर सकते हैं, साइन कॉसेक साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, टेन कॉट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अभी यहाँ तक आप लोगों को त्रिकोणमिति तक जो है वो बता दी। बाकी दूसरे पार्ट में वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया इतने चैप्टर्स में ही। जो बचे चैप्टर उनके लिए दूसरा वीडियो जल्दी ला रहा हूँ। आप जब तक इतनी तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आना नहीं है। बाकी सब आप प्रश्न में इनमें देख लें, पर मैंने यहाँ पूरे जो चैप्टर्स हैं उनके कलेक्शन कर लिए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि पूरे नंबर लेकर आना है। थैंक यू सो मच।